ओके, तो सबसे पहली यूनिट इज सिंपली इंट्रोडक्शन. इट इज अबाउट कि व्हाट इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. अब हम लोग बेसिकली सोशल साइकोलॉजी में क्या करते हैं. इंटरवेंशन इज अ बिग पार्ट ऑफ सोशल अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. तो हम इंटरवेंशन पे काफी ज्यादा ध्यान देंगे, उसके प्रोसेस, उसके प्रिकॉशंस, उसका इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डूइंग फॉर यूनिट 1. यूनिट 2 इज ऑल अबाउट सोशल डाइवर्सिटी एंड इंटर ग्रुप रिलेशंस. तो उसमें हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आर कवर्ड इन योर सिलेबस, दैट दोज आर द मेजर टॉपिक्स बेसिकली दैट आई विल बी गोइंग इनटू. आपकी जो लास्ट यूनिट है दैट इज अबाउट what is the relationship between social psychology and environment, and हम applied social psychology का इस्तेमाल करके environment related problems या environment related concerns को कैसे address कर सकते हैं. So that would be your last unit. Okay, so with that we will be beginning. Just a second. Okay, सबको स्क्रीन दिख रही है. एक बार फिर से आई एम कंफर्मिंग जस्ट इन केस देयर हैज बीन अ फ्यू क्लासेस जिसमें स्क्रीन शेयर वाज ग्लिचिंग. सो प्लीज. ओके, ठीक है, दिख रही है. ओके, ठीक. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट यूनिट. सो जो आपकी पहली यूनिट है इसमें जो मेजर टॉपिक्स है, फर्स्टली हाउ डू वी डिफाइन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. बहुत ब्रीफ में हम लोग हिस्ट्री करेंगे सोशल साइकोलॉजी की, नेचर ऑफ कोर्स हम करेंगे ही, एंड उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरवेंशन मेथड्स. तो हम लोग पीआरए मेथड्स और पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स होते हैं वहां से शुरू करेंगे. इंटरवेंशन का देखेंगे तरीका कैसे होता है करने का, और फिर हम देखेंगे इंटरवेंशन के इवैल्यूएटरी या इवैल्यूएटरी टेक्निक्स क्या होती है. तो ये आपकी पहली यूनिट है. So let's start right away. So when we are trying to understand applied social psychology, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास ऑफ कोर्स सोशल साइकोलॉजी से ही शुरू होती है. आपने इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी इसी सेमेस्टर भी पढ़ा है इस पेपर के साइड बाय साइड. सो यू नो सोशल साइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. तो हमारे ख्यालों पे, हमारे बिहेव करने के तरीके पे, हमारे इंटरेक्शन करने के तरीके पे, जो हमारे सोशल वर्ल्ड का मतलब हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो स्ट्रक्चर्स है, सोशल स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे फैमिली के, इंस्टीट्यूट के, पीयर ग्रुप के, वो सारी चीजें हमें कैसे इम्पैक्ट करती है एक इंडिविजुअल को, दैट इज सोशल साइकोलॉजी. जब हम ये अंडरस्टैंडिंग जो है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी कई चीजों से बनी है. आपने खुद पढ़ा होगा, यू हैव सोशल इन्फ्लुएंस की थ्योरीज, यू हैव सेल्फ की थ्योरी, सोशल परसेप्शन की थ्योरीज होती हैं. So we have a lot of understanding around these phenomena. So जब इस understanding को हम कुछ social problem solve करने के लिए use करते हैं, तो वो applied social psychology बन जाता है. Let's look at what's written in the slide. कि applied social psychology uses psychological and social principles जो आपके होते हैं basically. We use those principles to solve social problems. Now these social problems क्या होती हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं. तो we know what problem तो सबको समझ में आता है. कोई ऐसी चीज जिसको सॉल्व करने की जरूरत है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट. जब किसी चीज को हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं, we mean to say कि there is something which is not happening as it should be in the society, as it should be in a culture. एंड उसकी वजह से कई लोगों को या हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को इन जनरल प्रॉब्लम हो रही है. तो पोल्यूशन इज अ सोशल प्रॉब्लम, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अ सोशल प्रॉब्लम. वैसे ही अगर हम देखें तो फेयर इलेक्शंस होना या ना होना इज अ सोशल प्रॉब्लम. ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम्स जो बहुत सारे लोगों को, सोसाइटी या कल्चर को इफेक्ट कर रही हो, और जो उनका बेसिस है इट is you know on the basis of how social psychology works कि क्या कुछ ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, is there a power struggle या social influence related कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से ये सोशल प्रॉब्लम आ रही है. तो सोशल प्रॉब्लम का नेचर ये होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम which concerns a lot of people within a society or a culture. जब हम सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, अपने सोशल साइकोलॉजी में हमने जो
थ्योरीज बिल्डअप करी हैं, जो चीजें हमने फिनोमेना समझने की कोशिश करी है, जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को इस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. नाम में ही अप्लाइड है, मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं थ्योरी को. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब इसकी एक डेफिनेशन दी थी ऑस्काम्प एंड शुल्ट्ज ने in late 1990s, which is very much accepted by most scholars. And अगर आप पे ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को डिफाइन करिए, या व्हाट इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, स्टेट इट्स नेचर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ये डेफिनेशन लिख के आए. वर्ड बाय वर्ड नहीं भी याद है, ठीक है, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स आई हैव मेड इन बोल्ड हियर. Now let's also see कि इन्होंने क्या बोला था अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होती है. तो ऑस्काम्प एंड शुल्ट्ज का कहना था कि सोशल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी जो है आपकी, इट इज सीन एज एन एप्लीकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, इंटरवेंशन टेक्निक्स, रिसर्च मेथड्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी. नाउ यू सी कि इन्होंने वो सारी चीजें टारगेट कर ली हैं जो हम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं. कंस्ट्रक्ट, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, दिस इज मोस्टली योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि कंस्ट्रक्ट माने कि आपका क्या फिनोमेना आप स्टडी कर रहे थे सोशल साइकोलॉजी में. प्रिंसिपल्स, उस फिनोमेना के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम देख पाते हैं इसको. थ्योरीज, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरीज दी गई थी, क्या एक्सप्लेनेशंस दी गई थी. इंटरवेंशन टेक्निक्स, रिसर्च मेथड्स एंड फाइंडिंग्स. इंटरवेंशन टेक्निक्स आर बेसिकली उन थ्योरीज के बेसिस पे हमें ऐसा क्या इंटरवेंशन या ऐसे हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा इस प्रॉब्लम के लिए जो हम एक सोसाइटी में अप्लाई कर सके. रिसर्च मेथड्स एंड फाइंडिंग्स आप समझते हैं. रिसर्च मेथड्स इज जस्ट द वे यू स्टडी अ फिनोमेना एंड फाइंडिंग्स इज द रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम इट. तो ये सारी चीजें हम जब सोशल साइकोलॉजी की अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स एंड टू डील विद देम एंड सॉल्व देम, देन इट इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. तो बेसिकली इन्होंने इस डेफिनेशन को बहुत सक्सेंट और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी को दर्शाया है ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके. इसलिए जो आपकी डेफिनेशन है, इट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी एक्सेप्टेबल एंड इम्पोर्टेंट. तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी और व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, आई विल बी यूजिंग द वर्ड ASP ऑल्सो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के लिए बिकॉज इट सेव्स अस ऑन टाइम. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड डाउन द लाइन इफ आई एम यूजिंग द वर्ड ASP. ठीक, तो ये definition थी ऑस्काम्प एंड शुल्ट्ज की. Now, with this we are done with the definition part. We will now move on to a very brief history of applied social psychology. तो हिस्ट्री से यूजुअली आपके इतने हिस्ट्री ऑफ ASP से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके इतने नहीं आते हैं. ठीक है, हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस इन जनरल आई वुड से कम आते हैं, बट देयर हैव बीन टाइम्स जब आपसे पूछा गया कि ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ASP or how did ASP come to be as a field, mention its chronological touch points, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास. तो हम भी थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं, बहुत ही ब्रीफ डिटेल में देखेंगे. आई हैव मेंशन्ड द मेजर लैंडमार्क्स हियर. आई एम प्रीटी श्योर आपके जो SLM है और आपके बुक्स में बहुत ज्यादा विस्तार में ये टॉपिक दिया जाता है, बट हम लोग ब्रीफ में उस हिसाब से कर रहे हैं जितना आपको एग्जाम में लिखने के लिए रिक्वायर्ड होगा. ओके, सो सबसे पहले हमारा आता है अर्लियस्ट 20th सेंचुरी. तो आपका 1903 में सबसे पहले वॉल्टर डिल ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. तो नाउ वी आल्सो कंसीडर दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन कंज्यूमर साइकोलॉजी, राइट, कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, एड्स कैसे बनते हैं, एड्स का असर क्या होता है लोगों पे, उसके बिहाइंड क्या थ्योरीज हो सकती है. सो इट्स अ लॉट अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस. इट्स अ लॉट अबाउट हाउ इन सोशल साइकोलॉजी वी टॉक अबाउट कि आप परसुएड कैसे करते हो दूसरे इंसान को. ही रोट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केटिंग साइकोलॉजी, बट दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस जहाँ पे हमारे सोशल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई करे जा रहे थे किसी फील्ड में टू डील विद a sort of consumer market behavior, right? So that is why we consider it as like one of the first few books that made the use of applied social psychology. फिर 1917 में
जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी शुरू करा था जी स्टैनली हॉल ने, and this was a journal by the APA, which is American Psychological Association. So whenever APA recognizes a field, we all know what American Psychological Association is. आपने IOP में अपने इंट्रोडक्शन वाले सेमेस्टर में लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा. यही हमारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे. सो व्हेनेवर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मतलब कि APA recognizes a field or releases a journal for a field, then we tend to see कि okay, ये field अब ना बहुत solid foundation इसकी establish हो गई है. It is now an actual thorough field. तो इन्होंने 1917 में जब Journal of Applied Psychology release करा, तो since then applied social psychology has become a very big part of the overall schools of social psychology and psychology in general. फिर इस जर्नल के पब्लिश होने के बाद, इस जर्नल के स्टार्ट होने के बाद बहुत सारी स्टडीज होने लगी हमारे 1930 से लेके 1970s तक, जिनमें हमने धीमे धीमे देखा कि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की रिकग्निशन बढ़ रही है, इसका यूजेज बढ़ रहा है. एंड ये जो आपका टाइम था 1930 से 1970 तक का, उस टाइम पे वी ऑल्सो हैड 2 वर्ल्ड वॉर्स. तो उस वर्ल्ड वॉर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एंड उन वर्ल्ड वॉर्स का जो इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, जो लोगों पे असर हुआ, उसको समझने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, टू डील विद द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का कई बार यूज भी करा गया. So that's why applied social psychology became even more prominent as the century or the 20th century passed by. So सबसे पहली यहाँ पे हम जो स्टडी देखेंगे, मैंने 2 यहाँ पे मेजर आपकी मेंशन करी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ASP. तो जो आपकी पहली स्टडी है वाज बाय कर्ट लुइन, एंड उन्होंने हॉबी स्टडी करी थी एडोलेसेंट बॉयज की, एंड ही स्टडीड दिस हॉबीज अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरविजन. तो इन्होंने यंग बॉयज लिए थे, and these boys were like in their schooling years, later schooling years, and he wanted to see the impact of कि उनके पेरेंट्स का प्रेजेंट होना, उनके टीचर्स का प्रेजेंट होने का क्या असर होगा उनकी हॉबीज पे. दिस वाज अ वेरी लैंडमार्क स्टडी बिकॉज उसके फाइंडिंग्स थे, then they were used in the education system to understand better कि स्टूडेंट्स का ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का होना जरूरी है. उसके बाद 1960s में मुजफ्फर शरीफ ने बहुत फेमस स्टडी करी थी. इट वाज कॉल्ड द रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया था कि समर कैंप में हुआ था ये एक्सपेरिमेंट. इट वाज अ समर कैंप फॉर बॉयज. अगेन यहाँ पे भी आपके एडोलेसेंट बॉयज ही थे, और इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था, और कुछ ऐसे इनके साथ इंस्टेंसेस करवाए गए जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया. फिर वो जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, उसके बाद दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस स्ट्रेटजीज जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करे. सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी टू अंडरस्टैंड कि जब 2 ग्रुप्स के बीच में, अब ये तो इन्होंने अपने ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट है, तो इन्होंने अपने हिसाब से वो ग्रुप बनाए, उन्होंने असाइन करा एंड ऑल एट अ स्मॉल लेवल. But in general, when we are talking about group conflict, it can be between 2 religions, it can be between 2 families, it can be between 2 schools, it can be between 2 governments of countries. तो जो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतलब 2 ग्रुप के बीच की कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमें रिजॉल्व करना हो या डीएस्केलेट करना हो, कम करना हो, तो हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, वो पता लगाया इन्होंने अपनी स्टडी से. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्टडी इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी अलाइक. तो ये 2 बहुत मेजर स्टडीज थी अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में. फिर हम आते हैं 1970s में. तो 1970s में फर्स्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम इज बेसिकली आपका PhD प्रोग्राम. तो पहला PhD प्रोग्राम अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के लिए 1974 में एस्टैब्लिश हुआ था एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. सो अगेन व्हाई डू वी अभी हमने क्यों मेंशन करा कि जर्नल ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हुआ, देन वी आर आल्सो डिस्कसिंग कि वो पहला PhD प्रोग्राम शुरू हुआ. इट टेल्स अस कि जब कहीं किसी फील्ड का जर्नल एस्टैब्लिश हो, तो मतलब कि उस फील्ड को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एंड उस फील्ड पे बहुत सारा ऐसा रिसर्च हो रहा है
कि इट नीड्स अ जर्नल ऑन इट्स ओन, हम वो सोशल साइकोलॉजी के अंदर नहीं सिर्फ समझ सकते। वैसे ही जब किसी फील्ड में एक मास्टर्स प्रोग्राम या एक पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ एएसपी में शुरू हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ओके इट्स नाउ अ वेरी वेल सेटल्ड फील्ड, जहाँ पे आपके पास प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं जो ये पीएचडी प्रोग्राम करवा पाए इस पर्टिकुलर फील्ड में। एंड ये पर्टिकुलर फील्ड इतनी डिफरेंट है फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी कि हम इसका पीएचडी प्रोग्राम एक अलग ही बनाएंगे, इसके स्टूडेंट्स जो आएंगे वो अलग होंगे सोशल साइकोलॉजी के स्टूडेंट से। सो ये लैंडमार्क स्टडी करने का बस इतना मतलब होता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एज अ फील्ड एएसपी और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे अपने आप को अलग कर रहा है फ्रॉम इट्स पेरेंट फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दीस लैंडमार्क्स। ऐसे ही 1982 में वन ऑफ द, अभी भी फिशर की अगर आप देखेंगे अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज वेरी वेरी फेमस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एएसपी के बुक्स। तो उन्होंने 1982 में अपना पहला एडिशन पब्लिश करा था विच वाज कॉल्ड फिशर सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड अप्रोच। तो ये पब्लिश हुई थी आपके 1982 में। एंड लास्टली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एवर सिंस देन दिस हैज बीन अ वेरी प्रोमिनेंट फील्ड बोथ इन द वेस्ट एंड इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी हम एएसपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेटरी रिसर्च, दैट इज रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में आप लोगों के साथ मिलकर उस कम्युनिटी के लिए रिसर्च करते हैं, उस कम्युनिटी के लिए इंटरवेंशंस बनाते हैं टू सॉल्व व्हाटएवर प्रॉब्लम्स और इश्यूज दे माइट बी हैविंग। तो इंडिया में भी इसका बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा गया है। हाउएवर आई वुड से कि जो हमने सीखा है और थ्योरी है और जो प्रैक्टिस करने का तरीका है एएसपी का, वो काफी ज्यादा वेस्ट से अडॉप्टेड रहा है, बट देयर हैज बीन अ पुश फॉर कि हम इंडियन कॉन्सेप्ट्स को लेके अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करें, इंडियन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग अपने सोशल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अ वेरी मैं कहूँगी important or very landmark aspect of this has been the operationalization of the word जुगाड़. So जुगाड़ which is basically हम लोग जो word use करते हैं अपने day to day language में has now become a scholarly term, has become an academic term where people talk about कि limited resources में और limited times में आप best से best अपने committee के लिए, community के लिए कैसे solutions provide कर सकते हैं. So now that has become an internationally recognized term, and it has come from research on applied social psychology and management when we are talking about an Indian context. Okay? So such indigenous concepts which are particular to our culture have also come out of this. But जो major tradition of using applied social psychology to solve social problems, ये हमने कहीं west से adopt करा है. So this is your एक brief web of history of ASP. अब इसमें आपको जो यहाँ पे लैंडमार्क चीजें दी आपको वो थोड़ा टू हार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेजर चीजें में क्या कवर करनी है। पहला है हमारा कि when we are talking about ASP तो कौन सी ऐसी बुक्स थी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जर्नल पब्लिश हुआ हमारे फील्ड के लिए ASP के लिए, टॉक अबाउट द 2 studies which happened in the time period of 1930s and 1960s, and then you can talk about कि PhD program हुआ 1970s में, फिर 1982 में we had one of the first books on ASP by Fisher. So this would be enough for your answer when you're talking about historical development of ASP. ठीक है? As I said, इसमें question जरूरी नहीं है हमेशा आए, but अगर आए तो आपको prepared रहना पड़ेगा. Whenever we're talking about historical development of ASP तो आपको ये landmark चीजें तो mention करनी है. फिर हम आते हैं नेचर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो पहले तो हमने देखा एएसपी की डेफिनेशन क्या है, एएसपी एज अ फील्ड कैसे बन के आया या कैसे इमर्ज हुआ हमने देख लिया। नाउ लुक एट कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एएसपी, इसमें कोर टेनेट्स या कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इस फील्ड के, दैट इज सिंपली द नेचर। जब भी हम कोर प्रिंसिपल्स या कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फील्ड की बात करते हैं वो उसका नेचर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव 2 मेजर थिंग्स टू फोकस ऑन। पहली है रिसर्च मेथड्स एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रॉब्लम फोकस।
So whenever we're talking about research method, we are talking about how applied social psychology puts the practice of doing research or the practice of finding solutions through research at its center. जहाँ पे social psychology में हम obviously research तो कर ही रहे हैं, but वहाँ पे theories build करने पे, explanation देने पे ज़्यादा focus है. यहाँ पे हम research methods के through applications and findings जो हम apply कर सके अपने society में social problems के लिए, वो हमारे forefront में होते हैं या आपके let's say center पे होते हैं whenever we talking about ASP. तो we all know core values scientific understanding की क्या होती है, accuracy, objectivity, skepticism, open mindedness and ethics. Accuracy simple means कि आप जो phenomena measure करना चाह रहे हैं उसे आप sincerely measure कर रहे हैं and जो measure करने निकले आप वही measure कर रहे हैं और कुछ measure नहीं कर रहे हैं. That is accuracy of understanding the phenomena. Objectivity means कि आप अपनी studies, आप अपने understanding, actual experiences, actual finding और एक actual empirical evidence जिसे हम कहते हैं, whenever using the word scientific understanding. Empirical evidence मतलब कि ऐसा हो रहा है society में. We are just not simply thinking about it and making up our own understanding. We are going to the field. हम देख रहे हैं on ground reality क्या है and उसे हम understand करके एक objective understanding बना रहे हैं, एक objective analysis बना रहे हैं इस problem की. Skepticism is simply कि you are very curious and you are very questioning in nature about the phenomena. आप multiple questions करते हैं, आप multiple चीजों को understand करने की कोशिश करते हैं to be able to gain a full and complete understanding and किसी भी type के preconceived notion, dogma या कोई भी बिना जो जिसका कोई रिसर्च बेसिस ना हो, जिसका कोई ट्रुथ में बेसिस ना हो, ऐसी बात पे आप ना जाए, ऐसी बात पे आप ध्यान ना दें. यू फोकस ऑन एम्पेरिकल एविडेंस. ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि आप जब प्रॉब्लम समझने चले हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी श्रंक नहीं होनी चाहिए या इतनी केज नहीं होनी चाहिए बाय जस्ट थ्योरीज और बाय योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग. You should be open to the experience of the people there. You should be open to understanding it from their perspective. And और जब solutions की बात आती है तो सिर्फ traditional academic solutions या government institutional solution पे ना focus रहे. आप broad mind से solution पे focus कर पाए, आप एक broad नजरिए से चीजें देख पाए. So this feeling of broadness or feeling of exploration is also very important to ASP. And ethics का तो इतना मतलब तो आए वो सबको अब आते ही होगा, आपने एक सेमेस्टर पढ़ रखा है. एथिक्स इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इन रिसर्च. एथिक्स सिंपली मींस आप फेयर तरीके से, नॉन हार्मफुल तरीके से अपनी रिसर्च कर रहे हैं एंड आप कम से कम हार्म पहुंचा रहे हैं अपनी रिसर्च पॉपुलेशन को, और जो भी आप कर रहे हैं उससे आपके पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं. ठीक, फिर हम आते हैं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में. रिसर्च मेथड्स के अंदर ही आ रहा है आपका ये. The scientific understanding, we simply know that we have 3 goals for psychology: description, explanation, prediction and control. तो उसी को इन्होंने और ASP के terms में समझाने की कोशिश करी है कि description, prediction तो है ही, determining causality is also very important when it comes to applied social psychology, because हम problem पे focus कर रहे हैं, हम एक social problem पे focus कर रहे हैं. तो अगर हमें नहीं पता कि ये सोशल प्रॉब्लम किन किन कॉजेस से अराइज हो रही है, किन किन वजहों से हो रही है, तो हम उसके लिए सोल्यूशन भी कैसे प्रोवाइड करेंगे. इससे यहाँ पे डिटरमाइनिंग कॉजालिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है. एक्सप्लेनेशन एंड कंट्रोल. कंट्रोल सिंपली मीन्स कि प्रिडिक्ट करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल या उस प्रॉब्लम के इम्पैक्ट को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो विद द सॉल्यूशंस यू कम अप विद. सो दैट इज सिंपली द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च मेथड. एंड लास्टली जो हमने सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करता है. तो नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज वेरी प्रॉब्लम फोकस्ड एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद आर सोशल इन नेचर. द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट सोसाइटी फेसेस एज अ होल आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद. तो जैसे यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल दिए हैं कि स्प्रेड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स and disorders, so addiction हो गया, mental health problems हो गए, any kind of problem, health related problem
जो एक सोसाइटी में होंगे आप उनको कैसे टैकल करें, आप उनको मिनिमाइज करने का कैसे ट्राई करें। फिर आपका हो गया एब्सेंटीज्म इन वर्क, एब्सेंटीज्म इन स्कूल, जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ाए लोगों का। और हम लोग when we're talking about school, so what can be better ways of teaching, what can be better ways of dealing with discipline of students, what can be better ways of increasing the creativity and explorative nature of students. So such questions which become social problems of that particular institution, of that particular society, उस पे हमारा फोकस रहता है. So that is simply the nature of psychology. The nature of psychology में आप क्या क्या मेंशन करेंगे? आप ये बताएंगे कि रिसर्च पे बहुत फोकस है, एंड रिसर्च पे फोकस कैसे है कि एक तो कोर वैल्यूज हो गई और एक हो गया आपकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, और ये दोनों चीजें होती हैं प्रॉब्लम फोकस, एंड किस टाइप के आप प्रॉब्लम्स डील करते हैं ये आप मेंशन करेंगे. सो द नेचर ऑफ साइकोलॉजी इज एज सच. तो ये तो हमने एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ एएसपी ले लिया. एएसपी की डेफिनेशन क्या है, एएसपी का नेचर क्या है, एंड एएसपी की ब्रीफ हिस्ट्री या मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या है. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द वे वी एक्चुअली कंडक्ट द रिसर्च, और वन ऑफ द वेज वी कंडक्ट रिसर्च. तो जब हम एएसपी की बात करते हैं तो पीआरए आपके मेथड्स कहते हैं हम, और पीएलए भी हम इनको बोलते हैं. So basically these are a group of participatory research methods. अब इसका क्या मतलब होता है? Let's try to understand this term in itself. तो we know जब research करते हैं क्या होता है, आपके group of psychologists होंगे, researchers होंगे, उनको किसी एक phenomenon में interest आएगा. Let's say उनको interest आ रहा है social media usage पे. Very common example कि adolescents का, school going children का सोशल मीडिया यूजेज के साथ क्या रिलेशनशिप है, राइट. एंड ये रिलेशनशिप जो है इट हैज नाउ बी सीन कि इट्स प्रोबब्ली नॉट दैट गुड फॉर देयर मेंटल और फिजिकल हेल्थ, राइट. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दे कम अप विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है. तो अ नॉर्मल सोशल साइकोलॉजी का पर्सन और मीडिया साइकोलॉजी का पर्सन कैन आल्सो बी वर्किंग हियर. इवन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया यूजेज एंड द वेलबीइंग ऑफ किड्स एटसेट्रा. So they would be approaching it from the lens कि okay, we'll take this sample of students, हम इनका social media usage check करेंगे, maybe they'll install an app on their phone which tracks their usage across social media, कितना time spend कर रहे हैं, किस type का content देख रहे हैं, etc etc. ठीक. तो that would be their way of studying. तो वो देखेंगे, वो कुछ conclusion निकालेंगे, study publish करेंगे, बाकी researchers उसकी help से और अपनी studies आगे बढ़ाएंगे. ठीक. That is how research happens. But when we are talking about participatory research methods, we are talking about कि जो हमारे participants हैं या जो हमारे subjects हैं जिन पे हम study कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुए हमारे participants? School students, right? हम उन्हीं का behavior check कर रहे थे कि वो कैसा social media usage करते हैं. So in participatory research methods, we will not only be studying the students or studying their behavior, we will also be including students in telling us about the problem and उन्हें क्या लगता है इस problem के बारे में, उन्हें क्या लगता है क्या solutions हो सकते हैं, उन्हें क्या लगता है क्या reasons हैं उनके social media usage के. So they become active participants, and maybe उनके साथ साथ हम ऐसे कुछ intervention भी design करें जो down the line उनका social media usage better करने पे या कम करने पे उनकी मदद कर पाए. तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, जो रिसर्च जिस पे करी जा रही है, they also become a very huge part of our research. They provide us with a lot of knowledge. They provide us with their own experience, and they also help us in the planning and execution of intervention plans. या basically तौर तरीके जिनसे वो चीजें बेटर करी जा सकती है. तो ये सब बताने में, सजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसका पार्टिसिपेंट बनते हैं हमारे साथ. So they are not a subject only or they are not a sample only जिन पे स्टडी हो रही है. They are active participants in the study. So participatory research methods का simply ये मतलब है, जिस community में कोई social problem है, जिस group of people में कोई social problem है, हम उसको study करने के लिए उनके साथ ही मिलजुल के काम करेंगे, उनका feedback लेंगे, उनके लिए इंटरवेंशन डिजाइन करेंगे,
एंड उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड जो उनकी नॉलेज है अबाउट दैट थिंग, उससे हम नॉलेज गेन करके वी विल बी अप्लाइंग इट टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट. So they become active participants in planners with us. That is the distinction between normal research and participatory research. Okay? So अब हम participatory research को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. And then we will be looking at participatory research में जो major thing होती है, that is intervention. How is that made? And how is it evaluated and introduced for a social program? Okay? So, give me just 5 minutes. I need to drink some water. In the meanwhile, let's talk about what are participatory research methods. Now, जो आपके participatory research methods है, इनको हम PRA methods इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहले इस टाइप की research हुई has been in rural settings of Africa and even India. तो मतलब it has been seen, या पहले जो researchers थे, they would go to rural places, they would go to villages, they would go to smaller towns, and वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों की जो problems होती थी उनके साथ बैठ के, उनके साथ समझ के साथ में solutions निकाले जाते थे. That's why we used to call them participatory rural methods. और participatory rural assessment भी पहले बोला जाता था. We just now call them PRA to have given umbrella term to it. So I think all of us at some level would be aware of what are self-help groups, right? SHGs is a very big thing and it still is. जो हमारी गवर्नमेंट ने अंडरटेक करा था. So we wanted to understand how rural women dealt with their money, since like we say कि working women is an urban phenomena and all, but that's not true. Rural areas में औरतें बहुत टाइम से काम करते आ रही है, especially जब हम लोग small scale agriculture की बात करें, women are really involved in it, and women are also doing a lot of physical labor which is required for it, which cannot be done by machines. And in general, women are involved in the rural economy. So they wanted to understand कि औरतों का क्या रोल होता है, वो लोग सेव अप कैसे करते हैं, how does the money go into other things, investment कैसे होता है rural level पे. So they made these small self-help groups करके, like एक मोहल्ले की औरतों का उन्होंने group बनाया, and then they wanted to see कि how they would be dealing with their money. And कुछ जो वहाँ पे उनके साथ researchers दिए, उन्होंने कुछ suggestion भी दिए. So eventually self-help groups became a very accepted phenomena across rural India, especially in the northern, I would say, belt, northern states के. And what these groups used to do was कि they used to see कि बैंक में जाना, बैंक से डील करना, पेपर वर्क करना, अपने करवाना इंडिविजुअली लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. But as groups, if they got registered, it became easier for them. And वो आपस में बहुत सारी चीजें नॉन ऑफिशियली भी फाइनेंस कर पा रहे थे एक दूसरे का. तो they would collect money, it would become a community money. जब किसी को चाहिए हो तो वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से डायरेक्टली लोन दे सकता है, एंड दैट लोन विल अगेन बी पास्ड बाय बैंक क्योंकि वो उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ ग्रुप. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डन. So this is a very common example of how participatory rural research was done. तो researchers गए इन औरतों के साथ बैठ के उन्हें समझने की कोशिश करी कि how money flows in the rural economy, and then they came up with suggestion and ideas, and then they included government banks to help these people in gaining loans and all. So this is a form of a participatory rural method. ऐसे ही अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन भी हम कह सकते हैं इस टाइप के मेथड्स को. सो दीज आर सम ऑल्टरनेटिव नेम्स. पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन क्यों बोलेंगे? बिकॉज योर जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका सैंपल है वो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रिसर्च में, वो अपने व्यूज बता रहे हैं, एंड उस व्यू से एक लर्निंग क्रिएट करी जा रही है ऑफ द पीपल एंड द रिसर्चर्स अलाइक. अपने आपस में नॉलेज शेयर करी जा रही है, एंड देन दैट information which has been learned is being translated into action. So participatory learning action is also a word that we use. But overall एक umbrella term में समझने के लिए we call these participatory research methods. Now
if you were to define exactly क्या होता है participatory research methods में, it will be very difficult because at some level these are very flexible and they are very tailored to people's context, and that is also the major important or selling criteria when we are talking about participatory research methods. Because आपका जो context है, आप जिन लोगों पे research कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से वो बना सकते हैं, उनके हिसाब से आप इंटरवेंशन बनाएंगे, आप उनके हिसाब से इस प्रॉब्लम को समझेंगे. एंड सिंस प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट इन नेचर, जो आपके लोग आपके साथ काम कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड विद द लोकल पॉपुलेशन, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन नेचर. तो एक कोई वन फ्रेमवर्क नहीं होता है या कोई एक तरीका नहीं होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड करने का. वी कैन ओनली अंडरस्टैंड इट बाय इट्स कोर प्रिंसिपल्स. नाउ कोर प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, इसको एक बार हम पढ़ के ही देखते हैं. So your participatory research methods are based on the principle that participants or the community have a wealth of knowledge. तो आप ये assume करके चलते हैं कि जो आपका ग्रुप है जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन लोगों से बेटर किसी के पास और नहीं हो सकती जो एक्चुअली उस चीज से डील कर रहे हैं. अगर आपको स्टडी करनी है फ्लड विक्टिम्स पे, आपको स्टडी करनी है जो लोगों ने अपने घर खो दिए हैं इन नेचुरल कैलामिटी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या आपको सिर्फ किताबों से या सिर्फ सोशल साइकोलॉजी के थ्योरी से, ट्रॉमा से कैसे डील करते हैं लोग मिल सकती है, या फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों से डायरेक्टली जब जाके डील करेंगे, जब डायरेक्टली आप उनके एक्सपीरियंस से समझेंगे, जब आप डायरेक्टली समझेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लिविंग स्पेस उनके नॉट ओनली द स्टेट ऑफ लिविंग बट उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, उनके इकोनॉमिक मनी फ्लो पे, उनके बिजनेस सेटअप पे, उनके ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे फर्क ला रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे उस प्रॉब्लम को इन इट्स एंटायरिटी. तो कोर प्रिंसिपल ऑफ पीआरए मेथड्स इज जस्ट दैट कि जो भी कम्युनिटी पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो अबाउट देयर ओन सिचुएशन, they have the wealth of knowledge, and यही knowledge और experience actually valuable है for you to be able to come up with solutions for so and so problem. Okay? So ये है आपका basic principle or basic understanding of your PRA methods. Right? Now PRA methods are extensively used by NGOs एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड लेवल पे चेंज लाने की कोशिश करती हैं. अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल लिया, वैसे कई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, वैसे कई प्रोग्राम सेटअप है जहाँ पे आप डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए ऑन ग्राउंड रिसर्च करने जाते हैं along with the people who are there, so you can come up with tailored and relevant solutions for them. ठीक है, so that is just what PRA methods or participatory research methods are. Now let's look at some techniques or methods used in PRA. Now as I said, there is no one framework or there is no one short way of seeing कि कैसे आप करते हैं इस रिसर्च को, या कोई एक तरीका या कोई एक मेजर वे ऑफ डूइंग इट. Alright, so we have a lot of ways through which we deal with the research methods used in PRA, and हम इन methods को एक एक करके देखते हैं. Depending on the context and depending on the problem, you can use multiple methods when you are doing PRA research, या आप कुछ एक method पे भी focus करते हैं. But these are the most common and most used ways of doing PRA research. So let's look at these methods briefly. आप यूजुअली ऐसे अलग से क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा कि आप सारे मेथड्स ऐसे बैठ के एक बार में एक्सप्लेन करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ऑब्वियसली वी नीड टू नो अबाउट कि ये मेथड्स क्या है एंड इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं व्हेनेवर वी आर डूइंग अपनी PRA मेथड और पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड पे बेस्ड रिसर्च. सो द मेथड्स आर रिव्यू ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. तो मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रही है वो आप सेकेंडरी सोर्सेज से भी ले सकते हैं. So secondary sources are basically documents and documentation available on that particular
ग्रुप ऑफ पीपल। तो आपका हो गया उनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स अबाउट द कम्युनिटी, उनके ट्रेडिशंस क्या है, उनके फोकलोर क्या है। फोकलोर इज बेसिकली उनके कम्युनिटी स्पेसिफिक स्टोरीज और वे ऑफ इंटरैक्टिंग क्या है। ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी भी होती है whenever you're going out to research. इन प्यारे मेथड्स हम इन मेथड्स का